जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी पर आखिर अचानक अभिजीत दीपिके के सुर कैसे बदल गए, और वो भी उस अंदाज में जैसा कि भाजपा और उसके ट्रोल्स ने राहुल के खिलाफ मुहिम चला रखी थी। क्या इसीलिए राहुल जंतर मंतर पर नहीं गए या फिर नहीं जा रहे? आखिर ऐसा क्या कहा गया राहुल की टीम की तरफ से जिससे वो जवाब आ गया, जिसमें ये पूछा जा रहा था कि राहुल जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, अब जबकि अभिजीत दीपिके राहुल गांधी के सामने मानो गिड़गिड़ा रहे हों, अपील कर रहे हों, जबकि दोस्तों अभिजीत दीपिके की टीम की तरफ से बाकायदा लिस्ट जारी कर दी गई कि सभी पार्टियों को उन्होंने चिट्ठी लिखकर समर्थन मांगा। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें अभिजीत दीपिके राहुल गांधी पर भाजपा और संघी ट्रोल्स की तरह ट्रोल कर रहे थे। अभिजीत दीपिके, तो क्या यही कारण है कि राहुल जंतर मंतर जाने से खुद को रोक रहे हैं? हालांकि उन्होंने अपने सांसद को जंतर मंतर पे जरूर भेजा, मगर दोस्तों प्रदर्शनकारियों की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और मोदी शाह से जवाबदेही की मांग से ज्यादा राहुल के जंतर मंतर पर आने का सवाल उनके बीच क्यों उठ रहा है, यानी कि मांग क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आपको दिखाता हूं कुछ ऐसे ही पोस्ट जिसमें अभिजीत दीपिके ने राहुल गांधी पर निशाने के तौर पर एक तरीके से पोस्ट डाली थी अपने सोशल मीडिया एक्स पर, जिसमें राहुल गांधी पर कटाक्ष है, राहुल गांधी पर सवाल है, मोदी शाह के मुकाबले राहुल को कमजोर दिखाना है। देखिए, राहुल को पप्पू कहते हुए पोस्ट पर दीपिके ने उस पोस्ट को शेयर करते हुए क्या लिखा था? राहुल गांधी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। पप्पू और उनकी पार्टी जंग लड़ रही है। इसी पोस्ट पर अभिजीत दीपिके ने शेयर करते हुए इस पर लिखा था। एक और पोस्ट आप देखिए, 2021 की 28 मई। अगर राहुल गांधी सच में ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी सबसे कम जानकारी वाले और बेवकूफ़ नेता हैं, तो उन्हें बस चुप रहना होगा, क्योंकि जब भी वो बोलना चाहते हैं या बोलते हैं तो उसके उलट साबित करते हैं। ये अभिजीत दीपिके का पोस्ट है, अभी पिछले साल 28 जनवरी की पोस्ट है उनकी। एक और पोस्ट में अभिजीत दीपिके ने लिखा था, मोदी ने केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाला, एनसीपी शिवसेना को तोड़ा, डीएमके टीएमसी और एसपी को परेशान किया। मोदी ने राहुल गांधी को छोड़कर सभी विपक्षी दलों को परेशान किया। राहुल गांधी और मोदी के बीच क्या सेटिंग है? चौंक गए ना आप? ये सबके सब पोस्ट अभिजीत दीपिके के बताए जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं उनके पोस्ट के। हालांकि दोस्तों, इस पोस्ट को मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे तो नहीं मिला ये वाला पोस्ट, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सब कह रहे हैं। अब दोस्तों, इन पोस्ट को दिखाकर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, मगर कई लोग ये कह रहे हैं कि इन पोस्ट के कारण राहुल जंतर मंतर पर नहीं गए या उनकी टीम ने राहुल को जंतर मंतर जाने से रोका। जबकि दोस्तों महाराष्ट्र, जहां से अभिजीत दीपिके आते हैं, वहीं के कांग्रेस सांसद को राहुल गांधी ने जंतर मंतर भेजा था। दोस्तों, ये शो इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि कई प्रदर्शनकारी और उनके समर्थकों की एक बड़ी मांग यह है कि राहुल गांधी उनके समर्थन में बोलें और शायद वांगचुक से मिलने भी जाएं। खुद उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल को जाना चाहिए, खुद वांगचुक ने भी अपील की और ये कहा कि राहुल का ना आना ये छोटापन है, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। जबकि दोस्तों, मैंने आपको बताया कि राहुल खुद तो नहीं गए थे, मगर महाराष्ट्र के सांसद को भेजा, क्योंकि अभिजीत दीपिके खुद महाराष्ट्र से आते हैं। इसी के साथ राहुल टीम से पवन खेड़ा और अलका लांबा ने लगातार आंदोलन के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर लिखा है। फिर भी सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से यह सांकेतिक तौर पर आवाज उठाई जाती रही कि राहुल क्यों नहीं आ रहे, और दरबारी मीडिया इस बात को लेकर के एक अलग नैरेटिव सेट करने में लग गया, जिसमें उसको राहुल के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कोई मुद्दा मिलता है, सामने आ जाता है अपने पप्पाओं को खुश करने के लिए। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल कि अगर भारत को सीजेपी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रहे, तो फिर अब सीजेपी को खुद राहुल गांधी की जरूरत क्यों है? दोस्तों, थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूं। जहां तक मुझे याद है, प्रदर्शनकारियों की एक प्रमुख मांग यह थी कि भारतीय परीक्षा प्रणाली में फैली अव्यवस्था के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन अब प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के बजाय राहुल गांधी की गैर मौजूदगी की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, जबकि धर्मेंद्र प्रधान अब भी अपने पद पर हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग का क्या हुआ? कई लोग मानते हैं कि हो सकता है प्रदर्शनकारियों के पास इतने बड़े आंदोलन को चलाने के लिए जरूरी अनुभव न हो, लेकिन यह मानने से कौन इनकार कर सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है।
जब भारत के युवाओं की निराशा को आवाज देने वाला आंदोलन अपना सबसे बड़ा उद्देश्य विपक्ष के नेता को बुलाकर वांगचुक का अनशन खत्म करवाने में मानने लगे, सरकार का विरोध करने के बाद का क्या हुआ? ऐसे में दोस्तों उस फ्लैशबैक में ले चलते हैं जहां तक मुझे याद आता है अन्ना आंदोलन। जरूरी है कि इस आंदोलन को उससे कंपेयर भी किया जा रहा है। वो आंदोलन क्यों सफल हुआ आप सोचिए। हम में से कई लोग इसलिए हैरान हुए क्योंकि हमें लगा था कि आंदोलन भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान जैसा असर डालेगा अन्ना की तरह। मगर एक बात गौर करने की है कि उस आंदोलन का चेहरा भले ही अन्ना हजारे थे, लेकिन असर रणनीति अरविंद केजरीवाल बना रहे थे। वो अन्ना हजारे की आवाज बनकर के सामने आया और उसी आंदोलन को आगे चल करके अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की उन्होंने सीढ़ी बना ली। अब बीजेपी शायद कभी इस बात को खुलकर ना माने, लेकिन तथाकथित अन्ना आंदोलन और अरविंद केजरीवाल की रणनीति के बिना नरेंद्र मोदी उसके बाद हुए आम चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाते। सपोर्ट भी था संघ का और बीजेपी को इस आंदोलन को। केजरीवाल और उनके साथियों ने ही यूपीए 2 यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूसरी बार की सरकार की छवि को खत्म किया। लोगों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ऐसी तस्वीर बनाई थी कि वो घोटाले से घिरी सरकार के कमजोर नेता हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। अन्ना आंदोलन कई कारणों से सफल हुआ था। घोटालों के आरोप इसलिए असरदार लगे क्योंकि उस वक्त संघ के दबाव में, बीजेपी के उस मकड़ जाल में उस समय सीएजी की ऐसी रिपोर्ट सामने आई, ऐसी रिपोर्ट बनाई गई। विनोद राय ने ऐसी रिपोर्ट बनाई थी जिसने मोदी सरकार ने अभी तोहफा भी दिया, जो मनमोहन सरकार के खिलाफ जाती थी, और उसे ही मीडिया ने सच बना करके दिखाना शुरू किया था, जनता में रोष पैदा कराया। जबकि बाद में जिन कथित घोटालों को थोपा गया था, जैसे कि 2G घोटाला, कोयला घोटाला, मगर उसको जिस तरीके से मनमोहन सरकार के खिलाफ पेश किया गया वो अदालत में टिक नहीं पाया, धराशायी हो गया। कुछ साबित नहीं हुआ कि घोटाला हुआ था, सब के सब बरी कर दिए गए। इसके बावजूद इन्हीं कथित घोटालों ने यूपीए सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। अन्ना आंदोलन को उस समय यह फायदा भी मिला कि वो टीवी न्यूज चैनलों और तेज तर्रार बहसों का दौर था। आज़ादी थी मीडिया को उस वक्त, आज के तरह नहीं कि अगर आपने सवाल उठा दिया तो आपका दफ्तर ही बंद करा दिया जाए। बहस का दौर था उस वक्त, खुल करके लोग लिखते थे टीवी चैनलों पर बड़ी बड़ी हेडलाइन जिसे बम्पर कहा जाता है, क्यों मौन है मनमोहन। जैसे जैसे नया घोटाला सामने आता गया, टीवी चैनलों पर भारी हंगामा मचता। अन्ना आंदोलन से जुड़े कई ऐसे लोग जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, उसका समर्थन करने लगे। टीवी पर आकर यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। और दूसरी बात यह कि उस समय मनमोहन सरकार ने खुद अन्ना आंदोलन को सीरियसली लिया, 4 दिन में ही समाज कायम किया, सिविल सोसाइटी बनाकर अन्ना के बागों पर एक अध्यादेश लाए, मतलब अस्थायी कानून बनाकर आश्वासन दिया। मगर इस समय वैसी सरकार नहीं है जो विरोध को होने दे, उनकी बातों को सुने, कुछ कदम उठाए। मोदी शाह की सरकार है। ऐसे में मोदी शाह वैसी कोई गलती नहीं करने वाले जो उनकी सरकार को नुकसान पहुंचाए या जनता में उनके खिलाफ में कोई मैसेज जाए। पहली बात, इस आंदोलन के आयोजकों में किसी के पास भी अरविंद केजरीवाल जैसी रणनीतिक समझ, रणनीतिक चतुराई नहीं है, न कोई इनके पास ऐसी टीम। उस वक्त कौन था? अन्ना हजारे एक साफ सुथरा चेहरा, अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े रणनीतिकार, जस्टिस हेगड़े पूर्व जस्टिस, देश की बेटी किरण बेदी जिनके बारे में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की गाड़ी के खिलाफ चालान काट दिया था, कहां तक सही कहां तक गलत, प्रशांत भूषण, उनके पिता शांति भूषण, योगेंद्र यादव, ऐसे बहुत सारे लोगों की एक पूरी टीम थी दोस्तों। इसीलिए वो आंदोलन सफल हुआ। और वो योग गुरु रामदेव का आंदोलन इसलिए सफल नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने खुद को श्रेय लेने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं को बिठा दिया था, ला करके भागे थे सलवार कमीज पहन करके। बहरहाल केजरीवाल ने उस आंदोलन को सिर्फ एक मुद्दे भ्रष्टाचार पर केंद्रित रखा। हर दिन उस मुद्दे को लगातार उठाते। जब उनके पास अपने दावों के समर्थन में तथ्य होते थे तब भी वो उन्हें तोड़ मरोड़ कर बढ़ा चढ़ाकर पेश करते। जब तथ्य नहीं होते थे तो उन्हें गढ़ लेते थे। दूसरी बात, टीवी चैनलों का जो आक्रामक एंकर पहले सरकारों पर जमकर हमला बोलता था, मौजूदा सरकार में भीगी बिल्ली नहीं, म्याऊं म्याऊं भी नहीं कर पाता है। तीसरी बात, केजरीवाल और उनके साथियों ने सीधे मनमोहन सिंह को उस समय निशाना बनाया, मगर आज मीडिया में हिम्मत है मोदी शाह को निशाने पर ले, या किसी एजेंसी में कि उनके सरकार के खिलाफ कोई केस आए तो उसको लिखे। और बड़ी माफी के साथ मैं कहूँगा मिलॉर्ड्स कि अदालतों के जजेस भी अब उस स्थिति में नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी आंखों से देखा उस आंदोलन को, अन्ना आंदोलन पर, यूपीए 2 पर क्या असर पड़ा। आखिर उस आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा उन्हें ही मिला। इसलिए मनमोहन सिंह जैसी गलती को दोहराने वाले नहीं हैं। उनका मानना है कि प्रदर्शनकारी या मीडिया के दबाव में झुकना उन्हें कमजोर दिखाता है। आमतौर पर उन लोगों की मांगें नहीं मानते
जिन्हें वो अपने विरोधी मानते हैं। कृषि कानूनों को देख लीजिए, वापस लेना पड़ा था, लेकिन वो क्या बोले थे आकर के कि कानून नहीं गलत है, बोले थे कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, हम ही नहीं समझा पाए किसानों को। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में जो राहुल गांधी को मुद्दा बना रहे हैं, दरअसल ये भी एक रणनीतिक तौर पर एक साजिश का हिस्सा है कि इस आंदोलन को खत्म होते होते राहुल गांधी को एक तरीके से जनता के बीच में एक विलन बना दिया जाए कि देखिए, एक सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे जनता के लिए, शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, मगर जान दांव पे लगाई राहुल गांधी वहां तक नहीं गए एलओपी के नाते। और ऐसी भी इस बीच में दोस्तों, अभिजीत दीपिके के जो सोशल मीडिया पर तैर रहे जो पोस्ट मैंने आपको दिखाया, क्या यही कारण है कि राहुल गांधी वहां नहीं गए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।